हेलो एवरीवन। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, अलग से मतलब ये है कि हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, क्योंकि अभी जो हमारी आगामी जो वैकेंसीज है, जो वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि जो आगामी हम एग्जाम बोल सकते हैं, किसकी होने वाली है? एमपीपीजीसीएल, एई, जेई और एसएससी जेई की। ठीक है, तो हम इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम आज से क्रैश कोर्स करवाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होगी, ठीक है, उसको यहाँ से ये मान लो कि 50 to 60 डेज हमको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब ये क्रैश कोर्स हम क्यों करवाने जा रहे हैं? ठीक है, इसके पहले तक तो हम फाउंडेशन बेच चला रहे थे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की, जिसमें हमने तकरीबन 28 लेक्चर्स हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो लेक्चर्स काफी बड़े होते हैं, काफी टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, और यदि हम उस स्पीड से चलेंगे तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमको यदि किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए अभी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, किसी एग्जाम से मतलब ये है कि वही एमपीपीजीसीएल के एग्जाम हो या एसएससी के, अभी जो आगामी जो एग्जाम है सामने जो आने वाली है, उसको क्रैक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, वो पॉसिबल होगा क्रैश कोर्स के थ्रू, क्योंकि जो हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रही थी वो हम क्या कर रहे थे, बेसिक टू एडवांस चल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वही पढ़ेंगे जो एकदम एग्जाम में मतलब आने जैसा हो। ठीक है, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं, बस उनको या तो रिवाइज की जरूरत है, या फिर उनके यदि कंसेप्ट कहीं मिस हो गए हो, या फिर वो घर पे बैठ के खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हमारे साथ में आके इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो, हम आज से हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, अभी तक के जो हमने लेक्चर इसके पहले के लिए हैं वो किसके था? परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, आपने यदि उसको फॉलो किया होगा तो अभी आपको ये नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाली है वो चैप्टर काम में आएगा। अदरवाइज आप उसको 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। ठीक है, और उसको एक बार नहीं, दो दो बार देखोगे तो आई होप कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे थ्री फेज एसी सर्किट रिलेटेड हुआ, या फिर हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में रेगुलेशन हुआ। ठीक है, और जो भी हमारे जो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के जो भी फंडामेंटल होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, आप आराम से एग्जाम में आप उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे, इसीलिए हम उसको क्रैश कोर्स नाम दे रहे हैं, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पैरामीटर होंगे वो कौन कौन से होते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर होते हैं वो चार होते हैं। ठीक है, एक होता है रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एक इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी और कंडक्टेंस जी। ठीक है, वो कैसे? तो जब हमने ट्रांसमिशन लाइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को हमने किस प्रकार रिप्रेजेंट किया था? ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये इंडक्टेंस एल होगा जो कि सीरीज में होगा, कैपेसिटेंस सी जो होगा ये कैसे होगा? तो कैपेसिटेंस सी जो होगा वो संट संट ब्रांच में होगा, और ये होगा हमारा कंडक्टेंस जी। ठीक है, ये हो गया कंडक्टेंस जी, ये कैपेसिटेंस सी, ये होगा इंडक्टेंस एल, और ये हो जाएगा रजिस्टर आर। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर जो था वो क्या कर रहा था? यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? पावर लॉस के लिए। ठीक है, जो एक्टिव पावर लॉस होगा किसमें? रेजिस्टेंस आर में होगा। जो एल होगा, ठीक है, हम बात करें आर की, तो आर क्या कर रहा था? तो आर यहाँ पर क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस। ठीक है, यानी कि वही आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ये लाइन में लॉस हो रहा था। ठीक है, एल की बात करें तो एल यहाँ पर क्या कर रहा था? एल या तो एक तो क्या कर रहा है, आई एक्सएल ड्रॉप कर रहा है, और साथ में साथ ये क्या करेगा? तो एक्सएल यहाँ पर क्या करेगा? यदि इंडक्टेंस एल हाई होगा तो जो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा, पावर ट्रांसफर
कैपेसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब ये पावर ट्रांसफर कैपेसिटी रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जो पावर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके। ठीक है, यदि ये बढ़ेगा तो ये पावर जो होगा हमारा पावर ट्रांसफर, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये सेकंड इफेक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है। थर्ड सी जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चार्जिंग करंट के लिए। ठीक है, ये किसको करेगा, चार्जिंग करंट को। और चार्जिंग करंट यदि फ्लो होगा तो इससे क्या होगा, ठीक है, चार्जिंग करंट फ्लो होगा, इससे भी इसके भी हमारे जो इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप करेगा ये भी। ठीक है, ये भी ड्रॉप करेगा। ठीक है, और कंडक्टेंस जी क्या कर रहा है यहाँ पर, तो कंडक्टेंस जी एयर में कंडक्टिंग पाथ क्रिएट करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग पाथ क्रिएट करेगा, जिससे कि यहाँ पर ये भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस आर की। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट पैरामीटर की, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब बोलेंगे, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पावर, ये हो जाएगा पावर, पावर लॉस इन लाइन डिवाइड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा पावर लॉस, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फर्स्ट पैरामीटर के हमने बात कर ली, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बट इन केस ऑफ डीसी वो रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्ट करंट रेजिस्टेंस, उसको हम कैसे शो करेंगे, तो डायरेक्ट करंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम आरडी से, जो कि क्या होगा, रो एल अपान ए। ठीक है, यहाँ पर रो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आगे चलकर जब हम बात करेंगे तो ये कंसेप्ट कहाँ किसको करेगा, ये रिलेट करेगा किसको, स्किन इफेक्ट को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे, नेक्स्ट आगे हम इसकी बात करेंगे। अभी हम बात कर लेंगे किसकी, टाइप ऑफ कंडक्टर्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की। टाइप्स ऑफ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से यहाँ पर टाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो होता है डबल एएसी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर।
ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। दूसरा हो जाएगा ट्रिपल एसी। ठीक है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ये हो जाएगा ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ये हो जाएगा ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। थर्ड हो जाएगा ACSR। ठीक है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम यूज करते थे। हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ACSR। ए फॉर एल्यूमिनियम, सी फॉर कंडक्टर, एस फॉर स्टील और आर फॉर रेनफोर्स्ड। ठीक है, ये थर्ड टाइप हो गया। और फोर्थ हो जाएगा हमारा क्या, ACAR। ठीक है, ACAR ये हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो ये टाइप हम यूज करते हैं कहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रकार के कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर किस प्रकार के होते हैं, तो देखो ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, जो कि हमारा क्या रहेगा, ये स्टील का रहेगा। ठीक है, ये स्टील का रहेगा। और इसका आइट साइड हमारे ये कंडक्टर रहेंगे किसके, एल्यूमिनियम के, या फिर इस प्रकार से इनके कॉम्बिनेशन रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि मान लो कि ये क्या है, एक ACSR कंडक्टर है। ये क्या है, एक ACSR कंडक्टर है। ये क्या है, ACSR कंडक्टर है। तो ACSR कंडक्टर में हम ये कैसे पता चलेगा कि ये लेयर कितनी रहेगी, इसमें स्ट्रैंड्स कितने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। मटेरियल ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, ACSR की। ठीक है, ACSR की। तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो जाएगा 3x² माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पर इसकी जो टोटल डायमीटर होगी वो कैसे निकालेंगे, ये पूरे ACSR की टोटल डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल डायमीटर निकालने के लिए टोटल डायमीटर, तो टोटल डायमीटर जो होगी उसको डिनोट करेंगे D से, जो कि कितनी हो जाएगी 2x माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, क्या, x हो जाएगा नंबर ऑफ लेयर्स या फिर लेयर्स नंबर। ठीक है, लेयर नंबर। जैसे कि यहाँ पर देखो लेयर, कितनी लेयर है यहाँ पर 3 लेयर है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर कितनी लेयर है, ओ सॉरी 2 लेयर ये। ठीक है,
यहाँ पर कितनी लेयर है, यहाँ पर तो 3 लेयर है, ठीक है, ये 1 2 और ये 3 लेयर का यहाँ पर एसएसआर कंडक्टर है, ये हो जाएगा लेयर नंबर। और स्मॉल डी क्या हो जाएगा, तो स्मॉल डी हो जाएगा डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है तो इसकी डायमीटर कितनी होगी, तो इसकी डायमीटर होगी डी, जबकि ये ओवरऑल डायमीटर जो देखा जाए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, ये कैपिटल डी हो जाएगा। और स्मॉल डी कितना हो जाएगा, तो ये स्मॉल डी हो जाएगा, ये स्मॉल डी हो जाएगा एक स्ट्रैंड की डायमीटर, ठीक है। और यहाँ पर लेयर नंबर कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3, तो लेयर नंबर कितनी हो जाएगी, टोटल लेयर कितनी है, एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें तो डी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ACSR यानी कि स्टील, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। ये हो जाएगा 1, ये 2 3 4 5 6 और ये टोटल 7 कंडक्टर यहाँ पर हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो जाएंगे कितने, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर लेयर नंबर कितनी है, 2 लेयर है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 माइनस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 7। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आ जाएंगे, 7 हो गए। कितने हो गए, 7, ठीक है। यदि हम इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2x माइनस 1 इंटू डी, तो 2 इंटू एक्स यानी लेयर संख्या कितनी है, 2 है, तो होगा 2 माइनस 1 इंटू डी, तो डायमीटर आप 1, इसकी डायमीटर क्या होगी, इसकी डायमीटर जो भी होगी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3d, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर ये लिखूं, ठीक है, यहाँ पर ये लिखूं कि ये क्या है, मेरी लेयर नंबर है, ठीक है, ये क्या है, लेयर नंबर है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स n, और ये हो जाएगी डायमीटर d, ठीक है। यहाँ पर यदि ये लेयर 1 हुई तो ये भी 1 होगा और ये डायमीटर क्या होगा, ओनली d होगी, ठीक है। यदि ये कितना हुआ, 2 हुआ, 2 लेयर हुआ तो n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और डायमीटर कितनी हो जाएगी, 3d हो जाएगी। इसी प्रकार ये 3 हुआ, लेयर संख्या 3 मतलब टोटल लेयर कितनी हुई, 3, ठीक है, तो ये n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19, और d कितना हो जाएगा 5d, ठीक। इस प्रकार से हम एक ACSR कंडक्टर के बारे में इतना कुछ देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट पैरामीटर था उसकी बात हमने कर ली कि इसकी रेजिस्टेंस की,
अब हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टेंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टेंस की। जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इसकी बात करेंगे। ठीक, इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो एनालिसिस यही इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पावर होगा जो हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, पावर ट्रांसफर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंडक्टिव रिएक्टेंस के। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। अब हम क्या चाहते हैं कि पावर ट्रांसफर कैपेसिटी हमको हाई रखना है, इसके लिए मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब जो एल होता है वो क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ एल। ठीक है, मतलब एक्सएल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल हुआ, ये हुआ। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस की। और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, जिससे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा, जिससे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हम एल को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हम एल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंडक्टर्स का अरेंजमेंट होता है टावर के ऊपर, है ना, उसको हम सही वे में रखें, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको एक अच्छे मैनर में रखें, तो वो हमारा जो थिंकिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट अरेंजमेंट, different arrangement of conductors, depending on the different arrangement of conductors on टावर या फिर पोल, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर ऑन टावर like horizontal, triangular, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। फिर उसके बाद बंडल, ईटीसी। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमको इंडक्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पावर के ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स ऑन टावर या पोल लाइक ओरिजेंटल, ट्रायंगुलर यानी सिमेट्रिकल, वही बंडल कंडक्टर एडीसी अरेंजमेंट के द्वारा हम इंडक्टेंस ऑफ लाइन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक एसीएसआर कंडक्टर के इंडक्टेंस की। ठीक है, ये हो जाएगा इंडक्टेंस ऑफ एसीएसआर या फिर सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ एसीएसआर या सॉलिड कंडक्टर। तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस होगा, ठीक है, एसीएसआर का जो इंडक्टेंस होगा दो से मिलकर बना होगा।
ये हो जाएगा इंटरनल इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो देखो, जो इंटरनल इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा किसका, ठीक है, रेडियस या फिर साइज ऑफ कंडक्टर का। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकंड क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस या फिर हम बोल सकते हैं साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट या फिर इंडिपेंडेंट क्यों होता है, ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि जो सेंटर में जो कंडक्टर होगा, ठीक है, वहां पर क्या होता है, फ्लक्स लिंकेजिंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो फ्लक्स लिंकेजिंग मैक्सिमम होगी, इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर इंटरनल इंडक्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मतलब हम मिनिमम मान लेंगे या फिर उसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। चलो, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें किसके, इंडक्टेंस ऑफ एसीएसआर की, जिसमें कि ये जो इंडक्टेंस ऑफ एसीएसआर होगा दो पार्ट में होता है, एक इंटरनल इंडक्टेंस भी होगा और इसमें एक होता है एक्सटर्नल इंडक्टेंस। जो इंटरनल इंडक्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट बोले तो हम इसको बोल सकते हैं, इसमें हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनल इंडक्टेंस कांस्टेंट ही हो गया तो इस पे क्या एनालिसिस करिए, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा किसका, रेडियस का या फिर साइज ऑफ कंडक्टर का। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये एसीएसआर के जो एसीएसआर होगा उसमें करंट फ्लो होता है उसके कारण होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है कि एसीएसआर कंडक्टर है। ठीक है, ये एसीएसआर कंडक्टर है, तो इसके जो इंटरनल पार्ट में है, ठीक है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल इंडक्टेंस होगा। तो इंटरनल इंडक्टेंस जो किसके कारण होगा, करंट फ्लोइंग इन विद इन एसीएसआर। यहाँ पर ये जो अंदर वाला जो स्ट्रैंड है इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो इसके कारण यहाँ पर इंटरनल इंडक्टेंस होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो जो फ्लक्स लिंकेजिंग है वो क्या है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, जो लेमडा होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजिंग होती है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेजिंग हो रही है। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, मिनिमम करंट फ्लो होगा यहाँ पर। मिनिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, मिनिमम करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कहाँ पर, सेंटर में। और जैसे ही ये जो करंट होगा ये टूवर्ड्स द एक्सटर्नल कंडक्टर या फिर आउटर सरफेस जो है उधर की ओर जैसे ही बढ़ता जाएगा यहाँ पर, तो ये करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल पार्ट में, जबकि यहाँ पर फ्लक्स लिंकेजिंग कितनी होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, फ्लक्स लिंकेजिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस जो होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होगा और ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, अदर पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये फ्लो होगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस किसके कारण होता है, तो ये होता है ड्यू टू करंट, ड्यू टू फ्लक्स
linkaging due to flux linkaging from external conductor to ACSR strand। सार कंडक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। हम लिख देंगे मैक्सिमम करंट फ्लो एट आउटर सरफेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा कहाँ पर, आउटर सरफेस पर, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो, ठीक है, ये जो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इंटरनल इंडक्टेंस का और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का, तो जिसमें हम आगे किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल इंडक्टेंस की, ठीक है। इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट एक्सटर्नल इंडक्टेंस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो आउटर सरफेस पर जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनर में क्या होगा, मिनिमम करंट, और आउटर सरफेस में क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर मिनिमम करंट फ्लो होगा, जबकि जो आउटर सरफेस है यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्किन इफेक्ट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट, और वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज के कारण, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज के कारण, ठीक है। यहाँ फ्लक्स लिंकेज यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पर मिनिमम हो रहा है, इसके कारण करंट यहाँ पर मिनिमम है और आउटर सरफेस पे मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम मतलब ये कि जो एक्टिव एरिया है ना, एक्टिव एरिया है वो क्या है, कम हो गया है, ठीक है। इतने एरिया में ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कंडक्टर का एक्टिव एरिया क्या है, जो आउटर सरफेस ही है। इसी कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, स्किन इफेक्ट, ठीक है। ये स्किन पर ही फ्लो हो रहा है। अब हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं और हम बात करेंगे कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, वो सर्किट में उसको हम कैसे लिखते हैं। तो वोल्टेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सर्किट इज गिवन बाय, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम उसको इस प्रकार लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर साई जो है वो क्या है, फ्लक्स लिंकेज, साई क्या है यहाँ पर, फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो हम इसको डी से डिवाइड भी कर देंगे और डी से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल डी आई बाई डी टी। तो जो वोल्टेज इंड्यूस होता है इन इंडक्टर, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर देखो एल क्या आ रहा है, ठीक है, एल जो है वो क्या हो जाएगा, साइन डिवाइड बाई आई। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम किस में लिखते हैं, हेनरी में। ये हो गया इंडक्टेंस। यहाँ पर फ्लक्स लिंकेजिंग को हम इस प्रकार से भी लिखते आए हैं,
ये हो गया हमारा इंडक्टेंस, ठीक है। इसी को हम बोल रहे थे कि जो फ्लक्स लिंकेजिंग जो है जहां पर मैक्सिमम होगी वहां पे इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। तो देखो जो फ्लक्स लिंकेजिंग आउटर सरफेस पे क्या होती है, मिनिमम होती है, मतलब वहां पे इंडक्टेंस भी हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यानी कि जहां पर करंट मैक्सिमम होगा वहां पे इंडक्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। यही कंसेप्ट हमने यूज किया है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे और अब हम एनालिसिस करने वाले हैं किसके, एक्सटर्नल इंडक्टेंस का, ठीक है। तो इसको फाइंड करने की हमारी स्टेप्स क्या होगी, ठीक है। तो इसकी स्टेप्स क्या हो सकती है, तो हो जाएगा स्टेप्स ऑफ स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एल, ठीक है। पहली स्टेप्स क्या होगी, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए किसका कॉन्सेप्ट, एम्पियर्स लॉ का, ठीक है। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एम्पियर्स लॉ का। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेप्स हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड जो होगा, जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विथ एरिया, ठीक है। और फोर्थ जो होगा जो फ्लक्स लिंकेजिंग साइन होता है वो किसके बराबर होगा, एन फाइव, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। फिफ्थ तो क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा क्या, साइन बाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंडक्टर था, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हमको देखो, हमें यदि करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। करंट को या फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। करंट को यदि कांस्टेंट रखना है तो हमें जो फ्लक्स लिंकेजिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो फ्लक्स लिंकेजिंग होगा है ना, उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स लिंकेजिंग बढ़ेगा जिससे हम यहाँ पर इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एल है वो क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा डी साई बाई डी आई, यानी कि ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I1 और ये हो जाएगा क्या, I7, ठीक है। I1 और ये हो जाएगा I7, ये लेमडा 1 और ये लेमडा 7। अब हम बात कर लेंगे कि इंटरनल इंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरनल इंडक्टेंस, तो जो एल इंटरनल होगा, ठीक है, उसका हमें बाय फार्मूला हम उस पर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू आर बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अभी और ACSR एंड HCSR या सॉलिड कंडक्टर के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो एल इंटरनल होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो एल इंटरनल होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻7
हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल इंडक्टेंस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁷ ये हो जाएगा इन हेनरी पर मीटर। ठीक है, अब इसे हम और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें इसे मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो इसको यदि हमें लिखना है, इसकी यूनिट चेंज करना हो, ठीक है, जनरली इस प्रकार से भी एग्जाम में दिया रहता है, मिली हेनरी पर किलोमीटर में दिया रहता है। ठीक है, मिली हेनरी पर किलोमीटर में दिया रहता है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो, मिली हेनरी, हेनरी को मिली हेनरी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3। जो 10⁻⁻3 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10⁻⁻3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मिली को। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, मिली। और मीटर जो है, मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। ठीक है, अब किलोमीटर आप कैसे लिख सकते हो, तो 10⁻⁻3 किसको रिप्रेजेंट करता है, मिली को। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिली। ठीक है, और 10⁻+3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, किलो को। ठीक है, ये हो जाएगा किलो के लिए। तो हमको यदि यहाँ मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻3 का यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 का डिवीजन करना पड़ेगा, या मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपने डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा मिली हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो 10⁻³ से 10⁻3, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, अभी तो ये क्या रहेगा, हेनरी पर मीटर ही कहलाएगा। तो अब जो होगा एल इंटरनल वो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिली कहला जाएगा, तो ये हो जाएगा मिली हेनरी, और 10⁻3 क्या हो जाएगा, किलो का के लग जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिली हेनरी पर किलोमीटर। इसे अब हम फाइनल यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूनिट कन्वर्जन करते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यदि आप एक बार इसको देख लोगे और कंसेप्ट को सीख लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फाइनली एल इंटरनल जो होगा, एल इंटरनल होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 और 10⁻⁻4 और 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4+3, -4+3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 मिली हेनरी पर किलोमीटर। फाइनली जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 10, यानी कि 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, यही ध्यान रखना है कि इंटरनल इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर दिया हो तो क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 10⁻⁷। बट यदि यूनिट दे दी है मिली हेनरी पर किलोमीटर का बोला हो तो क्या हो जाएगा, ओनली 0.05, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस की। एक्सटर्नल इंडक्टेंस की, तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मैं LEX लिख दूंगा। एक्सटर्नल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा μ0 μr डिवाइड बाय 4 ln, सॉरी, μ0 μr डिवाइड बाय 2 ln d/r। ठीक है, यहाँ पर d से हम क्या समझ रहे हैं, d जो होगा यार डिस्टेंस जो होगा, है ना, दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और r जो होगा उसकी डायमीटर को शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दो कंडक्टर है, इस प्रकार से मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज किसके साथ, इस SSR कंडक्टर के साथ, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल इंडक्टेंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो होगी, ये डिस्टेंस होगी क्या, d। ठीक है, और
ठीक है। ये जो होगी इसकी रेडियस होगी, कितनी होगी इसकी रेडियस, आर। ठीक है, ये रेडियस आर को शो करेगा और ये किसको शो करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस जो होगा, अब इसको हम बात करें तो फॉर एसीएसआर कंडक्टर, फॉर एसीएसआर, ठीक है, जो म्यू नॉट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ म्यू आर जो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो म्यू आर की वैल्यू क्या रखी थी हमने एसीएसआर के लिए, 1। ठीक है, या फिर सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक, एयर के लिए भी, ठीक है, फॉर एयर, एयर क्या हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एयर के लिए, एयर के लिए म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जो म्यू नॉट है उस म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पाई × 10⁻⁷। ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर एल एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एल एक्सटर्नल हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 पाई × 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, डिवाइड बाय 2 पाई ln डी बाय आर। ठीक है, ln डी बाय आर। तो यहाँ कितना बचेगा, तो एल एक्सटर्नल हो जाएगा, पाई से पाई और ये 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 × 10⁻⁷ ln डी बाय आर। ये क्या होगा, हेनरी पर मीटर। ये हो गया क्या हमारा एल एक्सटर्नल, जो कि क्या हो रहा है, हेनरी पर मीटर हो रहा है। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, वही आगे यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ये हेनरी पर मीटर में, मुझे क्या चाहिए, मिली हेनरी पर किलोमीटर में। तो मिली हेनरी पर किलोमीटर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 × 10⁻, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, हेनरी को मिली हेनरी में बदलने वाले हैं। तो मिली बदलने के लिए हम क्या चाहिए, 10⁻³ चाहिए, तो वो हमने लिख दिया, क्या कर दिया, 10⁻³ लिख दिया। ये हो जाएगा 10⁻³ मतलब -7 को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, -4 और -3 में। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे क्या करना है, मीटर को क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। मतलब मैं 10⁻³ से डिवाइड भी कर दूंगा और 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, इंटू ln डी बाय आर, ln डी बाय आर। ये क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये यूनिट है क्या, हेनरी पर मीटर। तो यहाँ से देखो, तो जो एल एक्सटर्नल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ ln डी बाय आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। फाइनली एल एक्सटर्नल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वही 2/10। ठीक है, 2/10 कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2 ln डी बटे आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया, इंटरनल इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर कितना होगा, 1/2 × 10⁻⁷। एल इंटरनल मिली हेनरी पर किलोमीटर में कितना होगा, कांस्टेंट वैल्यू 0.05। अच्छा, अब बात करेंगे एल एक्सटर्नल। एल एक्सटर्नल क्यों, ये फ्लक्स से लिंकेजिंग होगा किसके कारण, एक्सटर्नल कंडक्टेंस के कारण, किसमें, एसीएसआर कंडक्टर में, जिसमें हम एल एक्सटर्नल फाइंड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर डी क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और ये आर क्या होगा, उसकी डायमीटर हो जाएगी। तो एल एक्सटर्नल जो होगा हेनरी पर मीटर में कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁷ ln डी बाय आर, और एल एक्सटर्नल मिली हेनरी पर किलोमीटर में कितना आएगा, 0.2 ln डी बाय आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ओवरऑल इंडक्टेंस देखने वाले। ओवरऑल इंडक्टेंस क्या हो रहा था, ओवरऑल इंडक्टेंस हो रहा था इंटरनल इंडक्टेंस प्लस एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल इंडक्टेंस की बात करें, ठीक है, ठीक,
टोटल इंडक्टेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो टोटल इंडक्टेंस हो जाएगा एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल। ठीक है, एल इंटरनल और एल एक्सटर्नल। एल इंटरनल यहाँ पर कितना हो रहा था, तो एल इंटरनल हो रहा था 1/2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस ये कितना हो रहा था, तो ये हो रहा था 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d/r। ठीक है, ये जो हो रहा था ये किस में हो रहा था, तो ये जो एल टोटल हो रहा था ये हो जाएगा हमारा किसमें, ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा किसमें, हेनरी पर मीटर में। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा, हेनरी पर मीटर में। ठीक है, अब हमको यदि मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिखना हो तो ठीक है, तो जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल इंडक्टेंस यदि मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 0.05 प्लस ये कितना आ रहा था 0.2 ln d/r मिली हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, अभी तक जो ये इंडक्टेंस देखा था एक कंडक्टर का देखा था, ठीक है, सिंगल कंडक्टर का। ठीक है, एल टोटल ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल इंडक्टेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। ठीक है, टोटल टोटल इंडक्टेंस ऑफ सिंगल ACSR कंडक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ACSR। ठीक है, सिंगल कंडक्टर। इसको हम ACSR में बोलते हैं। ठीक है, सिंगल कंडक्टर या सिंगल ACSR ये होगा। ठीक, ये हो गया क्या हमारा टोटल इंडक्टेंस। ठीक है, तो हम टोटल इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो जो टोटल इंडक्टेंस जो हो जाएगा उसको हम और भी एक अनदर वे में लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या देखा था, तो ये हो रहा था 1/2 इंटू 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या हो जाएगा, ln d/r। ये कैसा हो रहा था, हेनरी पर मीटर में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टोटल इंडक्टेंस और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d/0.7788r। ठीक है, हेनरी पर मीटर। कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻7 ln d डिवाइड बाय
0.7788 आर, यानी कि इसको हम फाइनली कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय आर डेज। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, हमारा आर डेज है। ये फाइनल हम इस प्रकार से इसका एग्जाम में हम या फिर एनालिसिस में हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आर डेज जो है ये क्या है, इसकी इफेक्टिव रेडियस है। आर डेज क्या है, ये इसकी इफेक्टिव रेडियस है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी 0.7788 आर के बराबर हो जाएगी। एल टोटल, तो आप देखो एल टोटल को भी आप मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, तो देखो 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा मिली, और 10 की पावर 3 और डिवाइड बाई 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 एल एन डी डिवाइड बाय आर डेज। ठीक है, क्या हो जाएगा आर डेज, ये हो जाएगा मिली हेनरी पर किलोमीटर। ये हो जाएगा क्या एक्सटर्नल, सॉरी ओवरऑल इंडक्टेंस, क्या हो जाएगा ये टोटल इंडक्टेंस। और यहाँ पर आर डेज कितना हो जाएगा 0.7788 आर। ठीक है, तो ये हमने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दिए। ये टोटल इंडक्टेंस किसका हो रहा था, एक सिंगल एसीएसआर कंडक्टर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे किसकी, 2 वायर लाइन के इंडक्टेंस की, या फिर 2 वायर का जो सर्किट हो गया उसके इंडक्टेंस की बात करेंगे, और फिर 3 फेज की भी बात करेंगे। इससे हम मच मोर बात करने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस क्या है कंप्लीट हो जाए, हम जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे सारे कंसेप्ट है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप एक्साइटेड होंगे हमारे क्रैश कोर्स को लेकर। ठीक है, यदि आपको मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।